हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सारणी का अध्ययन करा रहा हूं। तो अब तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत सारणी के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। सारणी के जो 3 प्रकार बताए गए थे, उद्देश्य के आधार पर, मौलिकता के आधार पर, बनावट के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर सारणी के 2 भाग बताए गए थे, सामान्य उद्देश्य वाली, विशिष्ट उद्देश्य वाली। आज क्लास के अंतर्गत हम सारणी के प्रकारों के अंतर्गत अन्य प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अन्य प्रकारों में क्या बताया गया है। तो अध्याय में हमारा 8वां अध्याय चल रहा है। टॉपिक का नाम क्या है वो लिख लीजिए। 8वां अध्याय, टॉपिक का नाम हमारा है सारणियों के प्रकार। सारणियों के प्रकार। सारणी के प्रकारों के अंतर्गत दूसरे प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो पहला प्रकार बताया गया था वह था हमारा उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर जो दो भाग बताए गए थे वो बताए दिए थे मैंने। दूसरा भाग चलेगा आज। दूसरा जो प्रकार बताया था वह हमारा कौन सा था बच्चों? मौलिकता के आधार पर। सेकंड वाला चल रहा है हमारा मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार पर सारणियों के भी 2 भाग बताए गए थे। आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को ध्यान भी होगा। पहला था व्युत्पन्न सारणी और दूसरा था मौलिक या प्राथमिक सारणी। तो 2 भाग बना लीजिए इसके भी। प्रथम भाग, द्वितीय भाग। प्रथम जो भाग बताया गया था वह था हमारा मौलिक या प्राथमिक सारणी। मौलिक या प्राथमिक सारणी। और दूसरा भाग जो बताया गया था वह था हमारा व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी। दोनों सारणी के बारे में अध्ययन किया जाएगा और तीसरा जो प्रकार उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आवश्यकता हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो बिंदु सारणी के प्रकार। सारणी प्रकार के अंदर जो दूसरा बिंदु बताया गया है, मौलिकता के आधार पर सारणी के 2 प्रकार बताया गया है, मौलिक या प्राथमिक सारणी, व्युत्पन्न सारणी। तो नंबर 1 डाले से विद्यार्थी डाल लीजिए। पहले जो सारणी बताई गई है हमारी मौलिक या प्राथमिक सारणी। नंबर 1 मौलिक या प्राथमिक सारणी। मौलिक या प्राथमिक सारणी क्या होती है? तो छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा नहीं है। कहने का तात्पर्य मौलिक यानी अपने मूल से ली गई हो, जहां से समंक एकत्र किए गए हैं उन उसके माध्यम से सारणी का निर्माण किया गया हो। इसलिए नए सिरे से यानी समंकों को मूल सिरे से एकत्र करके जब नए सिरे से सारणी बनाई जाती है, तालिका बनाई जाती है, तो उस प्रकार की तालिका को मौलिक या प्राथमिक सारणी कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए छोटी सी एक लाइन डेफिनेशन इसकी कि इस सारणी को इस सारणी को मूल समंकों के आधार पर, मूल समंकों के आधार पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। इसलिए इस सारणी को प्राथमिक या मौलिक सारणी कहते हैं। इसलिए इसे प्राथमिक या मौलिक सारणी कहते हैं। मौलिक सारणी कहते हैं।
समझ में आ गई कि प्राथमिक मूल सारणी क्यों कहा जाता है? जिसे मूल समंकों के आधार पर समंक एकत्र करके बिल्कुल नए सिरे से तालिका बनाई जाती है, इसलिए इस तालिका को मौलिक या प्राथमिक सारणी कहते हैं। समझ आ गया? ये हो गया। और दूसरा बताया गया व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी क्या है वो भी लिख लीजिए। नंबर 2 व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी क्या होती है वो भी समझ लीजिए। तो वो जो व्युत्पन्न जो सारणी होती है, इस सारणी का जो निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं? जो व्युत्पन्न सारणी होती है, व्युत्पन्न सारणी का मतलब क्या होता है? जो समंक हमारे पास दिए हुए होते हैं, हमें ज्ञात होते हैं, उन समंकों के आधार पर सारणी का निर्माण न करके उन समंकों से ही उन समंकों को प्रतिशत या माध्यों में परिवर्तित करके जो सारणी बनाई जाती है, वो कौन सी सारणी होती है बच्चों? वो व्युत्पन्न सारणी कहलाती है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए कि समंकों को मूल रूप से इस सारणी में समंकों को मूल रूप से व्यक्त न करके इस सारणी में समंकों को मूल रूप से व्यक्त न करके उनके आधार पर ज्ञात किए गए माध्य प्रतिशत है, जो मूल समंक जो होते हैं, उन मूल समंकों के आधार पर आपने जो माध्य ज्ञात किया है, जो प्रतिशत ज्ञात किया है, जो अनुपात निकाला गया है, प्रतिशत, अनुपात आदि के द्वारा सारणी का निर्माण किया जाता है। समझ आ गया? तो व्युत्पन्न सारणी कौन सी होती है? जिन सारणी का निर्माण मूल समंकों के आधार पर न करके, यानी जिस सारणी का निर्माण मूल समंकों के आधार पर न करके उन मूल समंकों के द्वारा ज्ञात किए गए माध्य प्रतिशत या अनुपात के आधार पर सारणी का निर्माण जब किया जाएगा, तो इस प्रकार से जिस सारणी का निर्माण होगा तो कौन सारणी होगी बच्चों? व्युत्पन्न सारणी कहलाएगी। ये हमारे हो गया मौलिकता के आधार पर सारणियों के दोनों प्रकार। समझ में आ गया? और नंबर 3 जो प्रकार बताया गया बनावट, उसके आधार पर अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अध्ययन करते हैं मौलिकता के आधार पर, जो तीसरा प्रकार बताया गया है। सब विद्यार्थियों ने चलिए नंबर 3 नंबर डाल लीजिए। तीसरा रूप क्या बताया गया है? तीसरे रूप के बारे में अध्ययन कर लीजिए। तीसरा प्रकार नंबर 3 तीसरा है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर भी समंकों को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? बहुत अच्छी बात, 2 भागों में बांटा गया है। तो बनावट के आधार पर समंकों को बनावट के आधार पर समंकों को 2 रूप बताया गया है, प्रथम रूप और दूसरा रूप। क्या है प्रथम रूप? प्रथम रूप लिखिए। प्रथम रूप बताया गया था हमारा सरल और दूसरा बताया गया था जटिल। प्रथम रूप बताया गया हमारा सरल सारणी और दूसरा बताया गया हमारा जटिल सारणी। ये तो आप सभी को ज्ञात हो गई, सरल सारणी और जटिल सारणी। अब जटिल सारणी के रूप बताए गए थे कितने बच्चों? 3। आप सभी को पता होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्रथम रूप क्या बताया गया था?
प्रथम रूप बताया गया था हमारा द्विगुण सारणी, द्विगुण सारणी। दूसरा बताया गया था हमारा त्रिगुण सारणी, इसको लिख लीजिए त्रिगुण सारणी। और तीसरा रूप क्या बताया गया था बच्चों, बहुगुण सारणी, बहुगुण सारणी। तो जटिल जो सारणी बताई गई थी, जटिल सारणी के 3 रूप बताए गए थे। प्रथम जो रूप था हमारा कौन सा था बच्चों, द्विगुण सारणी, दूसरा हमारा त्रिगुण सारणी और तीसरा हमारा बहुगुण सारणी। अब जटिल सारणी पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर इनको समझ लेंगे। तो नंबर 1 डाल लीजिए सबसे पहले, कौन सा बच्चों, सरल सारणी। सरल सारणी क्या होती है, नंबर 1 सरल सारणी। अब सरल सारणी क्या होती है, सरल सारणी के कुछ रूप भी बताए गए हैं, इसको उपनाम भी दिया गया है सरल सारणी का, इसको एक गुण वाली सारणी भी कहते हैं। जो ये सारणी होती है, यह सरल सारणी बिल्कुल इजी वे होती है, यानी इसमें अनेक प्रकार के गुणों का समावेश नहीं होता है, इसमें केवल एक प्रकार के गुणों का समावेश ही किया जाता है। तो जिस सारणी, कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जिस सारणी का निर्माण एक गुण के आधार पर किया जाता हो तो उसे सरल सारणी या एक गुण सारणी भी कहते हैं। तो लिख लीजिए, इस सारणी का निर्माण, इस सारणी का निर्माण एक गुण वाले, एक गुणों के आधार पर, एक गुणों के आधार पर किए जाने के कारण इसे एक गुणी सारणी भी कहते हैं। एक गुणी सारणी भी कहते हैं। समझ में आ गया, ये इसका दूसरा उपनाम हो गया एक गुणी सारणी या सरल सारणी। यह बिल्कुल सरल होती है, बिल्कुल सरल होती है, यानी अधिक दिमाग लगाने की सारणी के अंदर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, यानी इसका अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। जैसे देख लो, समझ लो उदाहरण के रूप में, उदाहरण तौर पे कैसे निर्माण किया गया है सरल सारणी का, देख लीजिए वो भी। जैसे किसी स्कूल में, किसी महाविद्यालय में विभिन्न वर्गों में छात्रों की संख्या, ये तालिका बना दी मैंने, यहाँ मैंने वर्ग लिख दिए। जो भी वर्ग होंगे, सामान्य 3 प्रकार के वर्ग होते हैं। कौन से होते हैं, यहाँ कुल छात्र संख्या डाल दी मैंने, कुल छात्र संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ क्रमांक नंबर डाल देता हूं मैं, यहाँ वर्ग लिख दिया। नंबर 1 कला संख्या है, कला वर्ग। नंबर 2 विज्ञान वर्ग। नंबर 3 वाणिज्य वर्ग। 3 वर्ग हो गए, यहाँ तीनों का संख्या आ जाएगी, यहाँ कुल योग हो जाएगी, कुल योग। कला वर्ग में 400 छात्र हैं,
विज्ञान वर्ग में 800 छात्र, वाणिज्य वर्ग में 300 छात्र। तो 4 5 7 7 15, कुल छात्र क्या हो गए? 1500 छात्रों की कुल संख्या हो गई। इस प्रकार से तो ये तालिका जो बनाई जाएगी वह कौन सी तालिका होगी बच्चों? सरल गुण वाली सरल सारणी होगी। बिल्कुल सरल सारणी है, इजी वे में। ये हो गया सरल सारणी। अब दूसरा आता हमारा जटिल सारणी। जटिल सारणी को समझने क्या है? तो समझने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जटिल सारणी का। लिख लिया? सेकंड नंबर डाले जटिल सारणी। सरल सारणी हो चुकी है हमारी। जटिल सारणी क्या होती है उसको भी समझ लो। सेकंड नंबर डाल लीजिए। फर्स्ट हो गया हमारा सरल सारणी। सेकंड नंबर हमारा है जटिल सारणी। जटिल सारणी में क्या कहा गया है वो भी समझ लो। यानी थोड़ी इसमें समंक जो होते हैं अनेक गुणों के आधार पर, जटिल सारणी के अंतर्गत अनेक गुणों के आधार पर समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके 3 भाग बताएंगे। तो पहले लिख लीजिए जटिल सारणी में इस सारणी में एक से अधिक गुणों को सम्मिलित किया जाता है। जो जटिल सारणी होती है, जटिल सारणी के अंतर्गत एक से अधिक गुणों को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित एक से अधिक गुणों को सम्मिलित किए जाने के कारण इसके 3 भाग बांट दिए जाते हैं। उसको लिख लीजिए। रहने बात दिख रहा है आपको। तो 3 भाग कौन कौन से? नंबर जो प्रथम भाग जो आता है वो हमारा है द्विगुण सारणी का। तो नंबर 1 डाल लीजिए द्विगुण सारणी। इसमें कहने का तात्पर्य हो गया कि 2 परस्पर जो समंक होते हैं, विशेषताएं प्रकट होते हैं। कहने का तात्पर्य संख्याओं के आधार पर बांट दिया जाता है। तो द्विगुण सारणी के अंतर्गत समंकों में जिन समंकों में 2 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है उस सारणी को द्विगुण वाली सारणी कहते हैं। 2 परस्पर समंक, यानी एक प्रकार के समंकों में। तो इसको लिख लीजिए ऐसे। क्या लिखना है? तो इस प्रकार से लिखिए कि इस सारणी में 2 परस्पर इस सारणी में 2 परस्पर संबंधित समंकों की दो परस्पर संबंधित समंकों की विशेषताएं व्यक्त की जाती है। दो परस्पर समंक कौन से होते हैं? उन समंकों की विशेषता, जो 2 समंक होते हैं, 2 समंक के आधार समस्याओं समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको उदाहरण समझिए। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण देखो इसका। जैसे पूर्व में मैंने बताया एक गुण के आधार पर उससे क्या बनाते हैं। जैसे किसी महाविद्यालय में विषय वर्ग में सम्मिलित बालक व बालिका में
बालक व बालिकाएं कहते हैं यहाँ मेल और फीमेल है, मेल फीमेल। समानांतर में विषय वर्ग में सम्मिलित बालक बालिकाओं लिखो की संख्या, और संख्या तालिका बन जाएगी कैसे वो देख लो। क्रमांक संख्या के बाद यहाँ आपका क्या बन जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ वर्ग, कुल छात्र संख्या, दो वर्ग बन जाएंगे, बालक और बालिका, कुल छात्र कैसे होंगे वो भी देख लो एक बार, ठीक है। ये क्रमांक संख्या डाली मैंने, एक वर्ग जो मैंने आपको बताया था अभी कौन कौन से रखते हमारा, एक था हमारा कला वर्ग, दूसरा हमारा हो गया वाणिज्य विज्ञान वर्ग, तीसरा हमारा हो गया वाणिज्य वर्ग, और यहाँ पर हमारे कुल संख्या आ जाएगी, टोटल नंबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, कुल छात्र संख्या। कला वर्ग में मैंने 400 बालक लिखाए थे आपको, विज्ञान वर्ग में 800 लिखाए थे, और वाणिज्य वर्ग में 300 लिखाए थे। टोटल हमारा कितना हुआ था बच्चों, 1500 हो गया था हमारा। अब 400 में से कितने बालक हैं यहाँ डाल दीजिए, जैसे 400 में से आपने लिख दिया 250 तो बालक कर दिए, कितने रह गए, और 150 बालिकाएं हो गई। 800 में से 500 छात्र हो गए और 300 छात्राएं हो गई। 300 में से 150 तो लड़के हो गए और 150 ही लड़कियां हो गई। 3 5 6 7 8 900 ये हो गए, 600 ये हो गए, इसी प्रकार 1500 ये हो गए। तो इस प्रकार से हमसे वो दो गुण आ गए, कौन कौन से, प्रथम गुण ये और द्वितीय गुण ये, दो गुणों के आधार पर समूहों को बांट दिया गया। तो इस प्रकार से तालिकाएं जो सारणी बनाई जाएगी वह कौन सारणी होगी बच्चों, द्विगुण सारणी होगी। समझ में आ गया द्विगुण सारणी कैसे होती है, इस प्रकार से द्विगुण सारणी का निर्माण किया जाता है। आगे अध्ययन करते हैं त्रिगुण सारणी के बारे में। समझ में आ गया द्विगुण सारणी निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 3 गुण नंबर 3 पे चलते हैं। त्रिगुण सारणी, त्रिगुण सारणी इस प्रकार से बनाई जाती है। इसलिए सभी स्क्रीन विद्यार्थियों ने नंबर 3 डाल लीजिए, त्रिगुण सारणी। सेकंड बिंदु तो सेकंड ही है हमारा, गुण सारणी के गुणों के प्रकारों के बारे में बताया गया त्रिगुण, ठीक है। छठे सारणी के अंदर है द्विगुण। फर्स्ट नंबर हो गया हमारा द्विगुण, सेकंड नंबर हमारा है त्रिगुणता। त्रिगुण का मतलब जिस सारणी को 3 गुणों के आधार पर बांटा जाता हो उसे त्रिगुण सारणी कहा जाता है। जिसमें कहने का तात्पर्य है 3 गुणों की परस्पर विशेषताएं या क्वालिटियां प्रस्तुत की जाती हो उसे त्रिगुण सारणी कहा जाता है। तो लिख लीजिए इसको भी। इस सारणी में परस्पर त्रिगुणों की
विशेषताएं व्यक्त की जाती है, इसीलिए इस सारणी को त्रिगुणी सारणी कहते हैं। समझ में आ गया? यानी 3 गुणों के आधार पर विशेषताएं व्यक्त करने के कारण इस सारणी को त्रिगुणी सारणी कहा जाता है। तो 3 गुण को दे छात्र संख्या हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान, कुछ भी हो गया, कहने का तात्पर्य है। अभी मैं आपको और बता देता हूँ कैसे। उदाहरण तो समझ लीजिए, उदाहरण से तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कि 3 गुणों के आधार पर सारणी को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विभिन्न वर्गों में सम्मिलित छात्र व छात्राएं कैसे होगी? तो तालिका बना लीजिए। वही तालिका कैसे बनाई जाएगी आप लोगों की? टेबल नंबर सेकंड, यहाँ हमारा उसका शीर्षक जो आप लिखना चाहते हो, कहने का तात्पर्य है त्रिगुणी सारणी महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र वर्ग सूची छात्र सूची होगी। या हमारा वर्ग हो जाए क्रमांक संख्या जो आप डालना चाहते हो, यदि क्रमांक संख्या यहाँ जो हमारे वर्ग होंगे, और प्रवेश किस में लिया? बालक और बालिका 2 गुण। यहाँ कुल छात्र तृतीय गुण। बालक के अंदर कितने लोग शहरी है, कितने लोग ग्रामीण है? यहाँ लिख लीजिए शहरी बालक। और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? शहरी बालक, ग्रामीण बालक, और यहाँ उन सबका योग। उसी प्रकार बालिका में बना लो, शहरी बालिका, ग्रामीण बालिका, और यहाँ उसका हो गया योग। और यहाँ कुल छात्र के अंदर ही शहरी, ग्रामीण और योग 3 गुण हो गए ना। शहरी, ग्रामीण और योग। प्रथम गुण, द्वितीय गुण, तृतीय गुण, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 गुणों के आधार पर तालिका निर्माण किया जाएगा। अब वर्ग कौन कौन से हैं वो वर्ग लिख दो। क्रमांक संख्या 1 कला वर्ग, नंबर 2 विज्ञान वर्ग, नंबर 3 वाणिज्य वर्ग। यहाँ का ग्रांड टोटल आ जाएगा इन तीनों का, कुल जो भी कुल होंगे। समझ में आ गया विद्यार्थियों को? तालिका कैसे? ये कुल, इसमें से यहाँ संख्या आ जाएगी, जो भी आप संख्या डालने चाहो संख्या वहाँ पर लिख सकते हो। 100, 50, 150। इसी प्रकार बालिकाओं के लिख सकते हो आप 80,
20 टोटल 100। शहरी का योग 100 80 180। ग्राम का योग 50 20 70। मतलब कितना हुआ 0 250। उसी प्रकार विज्ञान वर्ग का एक कर लो संख्याएं जो आपकी इच्छा हो 90 60 150 70 30 100। उसी प्रकार यहाँ पर जगह टोटल 90 और 70 160। और ग्रामीण कितना हुआ ग्रामीण का जो भी बनेगा ये ग्रामीण का हो जाएगा 60 और 30 90। तो मुझे कितना हो गया 160 और 90 0 की 0 0 9 1 1 1 2 250। उसी प्रकार वाणिज्य वर्ग का बना दो 80 70 150 60 40 100। और ये कितना हो गया 80 और 80 शहरी का 60 इसका 140 और ग्राम 70 इसका 50 110। कितना हो गया 250। कुल योग लगा दो 750। सब कितना हो गया वो यहाँ लिख दीजिए। सभी का अलग अलग से मापन करके आप इन सब के बारे में तालिका बना सकते हो। टोटल कर लो 100 90 180 0 की 0 0 1 1 2 270। कितना हो गया 0 की 0 0 36 18 180। जोड़ में वो गलती हो तो कर लेना 75 750 80 70 60 जोड़ लो कितना हुआ 210 90 300। उसी प्रकार ये हो गया 0 480 0 270। समझ में आ गया। इस प्रकार से त्रिकोण सारणी का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया त्रिकोण सारणी कैसे बनाएगी इस प्रकार से। समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात। चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब में कीजिएगा शेयर कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही। आप जो त्रिकोण वाली बहुगुण सारणी बचेगी उसके बारे में पढ़ेंगे आगे आना। क्यों पढ़ेंगे क्योंकि भी थोड़ा बड़ा मैटर बड़ी तालिका बनेगी जो अभी इस टॉपिक में खत्म नहीं हो पाएगा। आपका खिचपिच हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आप कुछ पूछना हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों मेरा नाम स्क्रीनशॉट बेस्ट वाला।